वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको पढ़ना है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में। तो कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जानने का प्रयास करूंगा और उत्तर भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे पीछे। ठीक है, तो ये कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आपकी परीक्षा में, यानी कल आपकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सभी साथी को बुला लीजिएगा। चले, तो कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य में ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है 2024-25 की परीक्षाओं के लिए, यानी 24 में तो आएगा ही इसमें, लेकिन 25 की परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है लेक्चर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, कार्यालयी हिंदी से क्या अभिप्राय है, यानी कार्यालयी हिंदी से आप क्या समझते हैं, कार्यालयी हिंदी किसे कहते हैं, इसके बारे में प्रश्न। देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी का ही एक विशिष्ट रूप होता है कार्यालयी हिंदी। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी मतलब जब किसी प्रयोग विशेष में, किसी कार्यालय में या किसी अन्य जगहों पर जब हम जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं वही होती है आपकी कार्यालयी हिंदी। तो कार्यालयी हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी का एक रूप है, विशिष्ट रूप है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने कार्यालयी हिंदी को दफ्तरी भाषा कहा। दफ्तरी माने जो भाषा कार्यालय में और खास करके दफ्तर में और ऑफिस वगैरह में, खास करके सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, सरकारी पत्राचार के लिए, वो भाषा होती है कार्यालयी भाषा। यह सामान्य बोलचाल की हिंदी से बिल्कुल अलग होती है। इसकी शब्दावली भी सुनिश्चित होती है। पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग इसमें ज़्यादा किया जाता है। सरकारी कार्यालयों में पत्राचार के लिए, यानी कि सरकारी कार्यालय में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को पत्र जब लिखा जाता है, चूँकि भारत बहुत बड़ा देश है, अब भारत चूँकि बहुत बड़ा देश है तो क्या होता है कि मान लेते हैं जम्मू कश्मीर का कोई एक सरकारी दफ्तर है, वहाँ से कन्याकुमारी में एक प्रकार से आपको पत्र भेजना है, तो कैसे भेजेंगे आप? तो उसके लिए पत्राचार का जो एक प्रकार से माध्यम होता है वो कौन सी भाषा होगी? तो उसी भाषा को एक प्रकार से कार्यालय हिंदी, चूँकि एक कार्यालय गुजरात में है, कन्याकुमारी में है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ऐसे ऐसे दुनिया मतलब कि भारत के अलग अलग कार्यालय हैं हर एक जो है राज्य में। तो हर एक राज्यों में एक प्रकार से जो तमाम प्रकार के कार्यालय हैं उनसे आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए, संचार व्यवस्था कायम करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, ताकि जो प्रकार से हर एक चीज़, कोई सूचना हो, कोई प्रेस विज्ञप्ति हो, तुरंत सबके पास पहुंच जाए, इसके लिए ज़रूरी होता है पत्राचार। और पत्राचार के लिए एक प्रकार से, और जो सरकारी दफ्तरों के बीच में जो पत्राचार होता है उसको सरकारी पत्र कहते हैं। ठीक है, या एक प्रकार से उसको क्या बोलते हैं, सरकारी पत्र या शासकीय पत्र बोला जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आता है। और उसमें जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा कार्यालयी हिंदी होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वह कार्यालयी हिंदी होती जो प्रयोग होती है सभी में। कार्यालयी हिंदी औपचारिक होती है। औपचारिक का मतलब होता है एक सिस्टमेटिकल वे में इसको लिखा जाता है, एक नियम सम्मत तरीके से, एक सुव्यवस्थित सुसंगठित तरीके से लिखा जाता है। और जबकि अनौपचारिक हिंदी जो होती है वो आंतड़ानी हिंदी होती है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं तो इसमें कोई एक प्रकार से व्याकरणिक सम्मत तरीके से बोलते तो जरूर हैं हम लोग व्याकरणिक सम्मत तरीके से, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि एक प्रकार से व्याकरणिक नियमों का उतना पालन नहीं कर पाएंगे हम लोग आम बोलचाल की हिंदी में, जितना एक प्रकार से कार्यालय हिंदी में होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, साहित्यिक हिंदी से भी भिन्न होती है और ऐसी सरल सहज भाषा होती है जिनमें से ना तो अलंकारों का प्रयोग होता है और ना ही मुहावरों का और ना ही शब्द शक्तियों का। शब्द शक्ति तीन होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति में लिखी जाती है। अभिधा मतलब कि जैसी बात है जिसका जो शब्द है, शब्द का डायरेक्ट अर्थ जो एक प्रकार से निकल रहा है वही है। लेकिन जब अभिधा, व्यंजना और लक्षणा शब्द शक्ति की बात आप करते तो उसमें क्या होता है, चमत्कारिक चीजें होती, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कि भाई जो कहा जा रहा है उसका वो अर्थ नहीं है उसके। देखें, जैसे आप जब काव्य पढ़े होंगे, हिंदी काव्य फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हिंदी काव्य में एक प्रकार से आपको भावार्थ लिखने के लिए बोला जाता है। जब भी आप कविता के अर्थ को लिखते हैं तो उसमें भावार्थ लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं। ठीक है, उसके शब्दार्थ को नहीं लिखते हैं। शब्द का अर्थ और भाव अर्थ ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। शब्दार्थ का मतलब होता है पर्टिकुलर या विशेष शब्द का ही अर्थ लिख दिया जाए, और जबकि भाव अर्थ का मतलब होता है वो भाव क्या है, कहना क्या चाह रहा है, इमोशंस क्या है उसमें। ठीक है,
तो ये एक प्रकार से जो आपका है, एक प्रकार से जिस पत्राचार की जो भाषा होती है, प्रयोजन मूलक या कार्यालयी हिंदी जो होती है, ये एक प्रकार से साहित्यिक दृष्टि से बिल्कुल नहीं होती है, साहित्यिक दृष्टि से सरल होती है, यानी ये साहित्यिक परिपाटी से बिल्कुल सरल भाषा होती है, बशर्ते ये जटिल शब्दावलियों का प्रयोग करती है। ऐसे शब्दावली जो आम जनमानस एक प्रकार से उसका प्रयोग नहीं करते हैं, उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे अगर आप कभी वकील वाले एक प्रकार से चले जाए, कभी दफ्तर वगैरह में जाए, या वकील जहाँ पर बातचीत करते हैं वकीली भाषा की बात करें, तो आप समझ ही नहीं पाओगे क्या लिखा हुआ है। आप बैंक की हिंदी की समझ नहीं पाओगे, तो बैंक में और एक प्रकार से न्यायालय में, इन सभी जगहों पर जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं कार्यालयी हिंदी ही होती है। इसमें मुहावरों का प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं होता है, अलंकारों का, रस, छंद, इन सभी का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई कार्यालयी हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी। कार्यालयी हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी बात एक ही है लगभग। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी के प्रयोग के क्षेत्र बताएं। कौन कौन से क्षेत्रों में कार्यालयी हिंदी का प्रयोग होता है? तो कई क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है टिप्पण लेखन में, यानी टिप्पणी लेखन में। अगर आपको एक प्रकार से टिप्पणी लिखनी है तो इसके लिए कार्यालयी हिंदी का प्रयोग होता है। इसके अलावा प्रारूपण या मसौदा लेखन में, प्रारूपण का मतलब होता है कोई ड्राफ्ट बनाना है किसी कार्यालय का या कि एक कोई समाचार पत्र का, तो भी आप एक प्रकार से प्रयोग करेंगे प्रारूपण मसौदा लेखन में कार्यालयी हिंदी का। संक्षेपण लेखन में, संक्षेपण क्या होता है? संक्षेपण वह प्रक्रिया होती है, संक्षेपण एक परिभाषिक शब्दावली, और संक्षेपण से परीक्षा में प्रश्न कई पूछे जाएंगे। संक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कोई बड़ी विषय वस्तु या कोई बड़ा निबंध होता है, उसका सार प्रस्तुत किया जाता है संक्षेपण में। संक्षेपण मतलब होता है संक्षेप में किसी विषय वस्तु को, किसी बड़ी विषय वस्तु को संक्षेप में या सार प्रस्तुत करना, उसका एक प्रकार से या सारांश प्रस्तुत करना ही एक प्रकार से क्या होता है, संक्षेपण कहलाता है। चौथा है प्रतिवेदन लेखन में। प्रतिवेदन लेखन एक प्रकार से होता है फीडबैक वगैरह जिसको आप बोलते हैं। इसके अलावा कार्यवृत्त लेखन हो गया, कार्यालयी अनुवाद कार्य, इन सभी कार्यों में एक प्रकार से प्रयोग किसका किया जाता है, कार्यालयी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि मैं और कुछ चीज़ें लिख दे रहा हूँ, जैसे सातवां आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे पत्राचार वगैरह की जो भाषा होती है, पत्राचार में, ठीक है। इसके अलावा सरकारी और जो है उसके सरकारी कार्यालयों में, ठीक है, सरकारी कार्यालय में जो पत्राचार होता है वो एक प्रकार से वो भी आप देखेंगे तो इसमें प्रयोग होता है कार्यालयी हिंदी का, ठीक है। सरकारी कार्यालय में तो जितने भी दफ्तर हैं सरकारी, तो उन सभी में आप देखते हैं कार्यालयी हिंदी का ही प्रयोग होता है। तो ये सब विषय क्षेत्र इसके हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आया है भैया? प्रश्न आ चुका है कि वर्तमान में कार्यालयी हिंदी की संभावनाएं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी कि वर्तमान में कार्यालयी हिंदी की क्या संभावना है उसके बारे में बताएं। देखिए, वर्तमान में कार्यालयी हिंदी की संभावनाएं अत्यंत प्रबल हैं। इसमें अब कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा, चूँकि कंप्यूटर का विकास हो गया। कंप्यूटर के विकास से कार्यालयी हिंदी का प्रयोग एक प्रकार से बड़ा सरल हो गया है और बहुत ही आसान हो गया है दफ्तरी कामकाज जब से कंप्यूटर आ गया है। नवीन शब्दावली का उपयोग भी किया जाने लगा है कंप्यूटर के आने से। अधिकांश कार्य अब हिंदी में ही इंटरनेट के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। पहले जब इंटरनेट भी आया था या कंप्यूटर आया था तो हिंदी भाषा को समझने में उतना सहजता महसूस नहीं करता था। आजकल हिंदी के फ़ॉन्ट, हिंदी के सॉफ्टवेयर तमाम प्रकार के डेवलप हो चुके हैं, जिससे हिंदी को एक प्रकार से काफ़ी एक प्रकार से ऊंचाइयां मिली हैं, काफ़ी आगे हिंदी बढ़ रही है। तो हिंदी में इंटरनेट के माध्यम से संपन्न होता है। स्पष्ट है कि कार्यालयी हिंदी का विकास जो है उसकी प्रबल संभावनाएं भविष्य में हैं, ठीक है। तो ये आप लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। ये रिवीजन क्लास है तो मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा, तो आप लोग समझने का प्रयास करें। फटाफट से जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है कार्यालयी हिंदी, यहाँ पर लिख दें कार्यालयी, ठीक है। कार्यालयी हिंदी की विशेषताएं बताएं। कार्यालयी हिंदी की निम्न विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कार्यालयी हिंदी जो होती है वो सामान्य बोलचाल की हिंदी से बिल्कुल अलग होती है। दूसरी विशेषता, इस हिंदी में यानी कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ जो होते हैं सुनिश्चित होते हैं, उनमें अनेकार्थता नहीं होती। मतलब कि एक जो शब्द होगा कार्यालयी हिंदी में, जो प्रयुक्त शब्द होगा उसका एक ही अर्थ होगा, उस शब्द के अनेक अर्थ नहीं होंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। और आपको बता दूं कार्यालयी हिंदी में विशेष करके परिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग होता है। परिभाषिक शब्दावली वो शब्दावलियाँ होती है मेरे भाई जो एक प्रकार से जिनका एक ही अर्थ होता है, जिसका अर्थ निश्चित होता है और जो एक प्रकार से किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। जैसे कानून से, विधि से, न्यायालय से, बैंक से, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी, व्यापार से।
तीसरी विशेषता कार्यालय हिंदी की ये है कि कार्यालय हिंदी की शब्दावली सुनिश्चित होती है, जिसे सीखना पड़ता है। ठीक है, ये सुनिश्चित होती है कि भाई इसकी शब्दावलियाँ कौन कौन सी प्रयोग होती है, तो इसको सीखना पड़ता है। और चौथी बात, कार्यालय हिंदी में अलंकृत और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा कार्यालय हिंदी का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है, ज़्यादा व्यापक नहीं होता है, क्योंकि ये कार्यालय विशेष तक ही सीमित होती है और कुछ ही एक प्रकार से चीज़ों में एक प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि आज आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ और आप सभी लोगों का साथ इसी तरीके से मुझे चाहिए। चले, अगला क्वेश्चन से 5वां नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। बताएं भाई, पारिभाषिक शब्द क्या है? फटाफट से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, जाइएगा मत। अगर आपको कल परीक्षा में अच्छा करना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैंने बड़ी मेहनत से इन प्रश्नों को छांटा है आपके लिए, तो आप जो है इनको जरूर देखें, आपकी परीक्षा में 100% आने वाले हैं। पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं? देखिए, पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट अनेक सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। मतलब ये कई क्षेत्रों में प्रयोग होता है। मैंने जैसे शुरुआत में ही आपको बताया कि विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, और लगातार तमाम सारे शोध हो रहे हैं उनके क्षेत्रों में, अलग कार्यालय में, ठीक है, बैंक में, ठीक है, न्यायालय में, विधि के कामों में, संसद भवन में, इन सभी में परिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से परिभाषित होने के कारण से इनको पारिभाषिक शब्द कहा जाता है, क्योंकि इनके अर्थ और परिभाषा इनकी निश्चित होती है, इनके अर्थ सीमित होते हैं और पारिभाषिक शब्दों को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहली बात ये कि इन शब्दों का प्रयोग ज्ञान विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में किया जाता है, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग। इसके अलावा इनका अर्थ सुनिश्चित होता है, इनमें लचीलापन या संदिग्धता नहीं होती है कि इसका कोई और अर्थ हो जाएगा, तो वो नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जो लिबिर लिबिर नहीं करते हैं। ठीक है, ये ऐसे शब्द नहीं होते हैं जो लिबिर लिबिर करते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं कि एक प्रकार से एकदम फिट है, जहाँ फिट है वहीं फिट है। पारिभाषिक शब्द जो होते हैं ये होते हैं क्योंकि इनका अर्थ जो होता है सुनिश्चित होता है। इसके अलावा इन शब्दों का अर्थ नियत होता है, नियत मतलब स्थिर होता है और निश्चित होता है, और एक अर्थ का द्योतक मात्र एक ही शब्द होता है। उस शब्द का अर्थ एक वही अर्थ होगा जो एक प्रकार से पहले से निश्चित किया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली से क्या अभिप्राय है? तो पारिभाषिक शब्दावली जो होती है वह शब्दावली होती है जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग होती है, उसके सीमित अर्थ होते हैं। पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा कुछ विद्वानों ने दी है, आइए एक एक विद्वान की परिभाषा को समझ लेते हैं। हालांकि एक ही परिभाषा, ये मास्टर परिभाषा, इसको आप देख लें। यही लिख देंगे कि जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना होकर के किस में प्रयोग होते हैं, ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग और ज्ञान विज्ञान के विषय और संदर्भ के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। ये परिभाषा पारिभाषिक शब्द की है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये परिभाषा मास्टर परिभाषा है, हर एक जगह पर आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ऐसे पारिभाषिक शब्द के समूह को पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दों के गुण बताएं। देखिए, पारिभाषिक शब्दों के निम्न गुण होते हैं, कई विशेषताएं होती हैं जो निम्न प्रकार से हैं, नीचे लिखी हैं। पहला है, पारिभाषिक शब्द का अर्थ जो होता है स्पष्ट होता है, सरल अर्थ होता है और सपाट होता है। इसमें कोई लाग लपेट जैसी बात नहीं होती है। मैंने बताया जैसे लिबिर लिबिर वाला काम नहीं होता है इसमें। ठीक है, उसमें संदिग्धता भी बिल्कुल नहीं होती है, एकदम से स्पष्ट होता है, क्लीन होता है, सहज होता है, स्पष्ट होता है, सुनिश्चित होता है, सीमित होता है इसका अर्थ। ठीक है, इसके अलावा प्रायः एक शब्दीय होते हैं, छोटे से छोटे होते हैं। पारिभाषिक शब्द एक दो शब्द के होते हैं और उसका अर्थ एक प्रकार से एक दो पन्ना में आप लिख सकते हैं। तो एक शब्दीय होते हैं पर नाम छोड़ करके, नाम को छोड़ करके। ठीक है, दूसरी बात, प्रायः पारिभाषिक शब्द यथासंभव छोटा होता है, सरल होता है, व्याकरण के अनुकूल होना ये अपेक्षित है पहले से, भाई ये व्याकरण के नियम के सम्मत होना चाहिए। चौथी बात, पारिभाषिक शब्द सार्थक होना आवश्यक है नहीं, कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा पारिभाषिक जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, मतलब निरर्थक अर्थ वाला एक प्रकार से पारिभाषिक शब्द नहीं हो सकता। तो पारिभाषिक शब्द के अर्थ होने चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पारिभाषिक शब्द का उच्चारण जो है सुगमता पूर्वक किया जा सकता है, यह भी आवश्यक है ताकि उसका एक प्रकार से उच्चारण किया जा सके, उसको पढ़ने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आगे देखते हैं महोदय। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 8वां क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों के बारे में आपको समझा दूं।
देखिए प्रशासनिक प्रयुक्ति से संबंधित किन्हीं 4 परिभाषित शब्दों का उल्लेख कीजिए। प्रशासनिक प्रयुक्ति मतलब कि ऐसे शब्द जो कि प्रशासन में प्रयोग किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रयोग होते हैं, उन शब्दों के बारे में आपसे पूछा गया कि 4 शब्द लिखिए, आपसे परीक्षा में आएगा। देखिए पहला शब्द होता है एलिगेशन। एलिगेशन को हिंदी में अभिकथन कहते हैं, तो ये भी एक प्रशासनिक प्रयुक्ति से संबंधित परिभाषित शब्द है। दूसरा होता है फंड। फंड माने होता है निधि। निधि माने ऐसे एक कोष होता है, उसी को निधि कहते हैं। जैसे संचित निधि भारत की, संचित निधि क्या करती है, संचित निधि से एक प्रकार से पैसा रुपया खर्च किया जाता है सरकारी कामकाज के लिए, ठीक है, तो ये भी प्रशासन से संबंधित है। इसके अलावा ग्रांट। ग्रांट भी एक शब्द है जो कि प्रशासनिक प्रयुक्ति मतलब प्रशासन से संबंधित है। ग्रांट मतलब होता है अनुदान, जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको आप यूजीसी बोलते हैं, तो ये भी एक प्रकार से अनुदान इसका मतलब होता है, ठीक है। इसके अलावा अगला होता है ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब होता है संयुक्त, तो संयुक्त, अनुदान, निधि, अभिकथन, ये चारों एक प्रकार से परिभाषिक शब्द हैं जो कि प्रशासन से संबंधित हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 9वां क्वेश्चन आप देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वाणिज्यिक प्रयुक्ति से संबंधित किन्हीं 4 परिभाषित शब्दों का उल्लेख कीजिए। तो कॉमर्शियल यानी कि जो कॉमर्स में प्रयोग होते हैं, वाणिज्य में प्रयोग होते हैं, व्यापार में प्रयोग होते हैं, ऐसे 4 परिभाषिक शब्द लिखें। तो वाणिज्य प्रयुक्ति से संबंधित जो परिभाषिक शब्द है उनमें पहला आप लिख सकते हैं एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी को हिंदी में बोलते हैं उत्पाद शुल्क। तो उत्पाद शुल्क का एक परिभाषिक शब्द है जो कि वाणिज्य से संबंधित है, कॉमर्स से संबंधित है, व्यापार संबंधित है। दूसरा है जीएसटी यानी कि माल एवं सेवा कर। जीएसटी को क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एंड सेवा कर, माल एवं सेवा कर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके अलावा स्टेट ड्यूटी, इसको क्या बोलते हैं आप, संपदा शुल्क बोलते हैं, संपदा शुल्क। इसके अलावा बजट, बजट शब्द को बजट ही बोलते हैं हिंदी में भी। तो ये सब एक प्रकार से अपने आप में परिभाषिक शब्द हैं जो कि एक प्रकार से इनके अर्थ निश्चित हैं, इनके एक ही अर्थ होते हैं, जो अर्थ इनके फिक्स कर दिए गए हैं। तो ये चारों एक प्रकार से क्या हैं, ये चारों आपके वाणिज्यिक प्रयुक्ति से संबंधित परिभाषिक शब्द हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा, परीक्षा में ये प्रश्न आएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कल पेपर लगा हुआ है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, बाकी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न जो आता है यही पूछा था कि भाई एसिड सेंसिटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अम्ल संवेदी कहते हैं। अब देखिए 10वां प्रश्न है कि विज्ञान प्रयुक्ति से संबंधित किन्हीं 4 परिभाषिक शब्दों के नाम लिखिए। विज्ञान में जो प्रयोग होते हैं साइंस के क्षेत्र में, देखिए एसिड सेंसिटिव जो पहला शब्द है, अम्ल संवेदी, ये भी परिभाषिक शब्द है। इसके अलावा गेंट सेल, गेंट सेल जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोशिका, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मल कोशिका को बोलते हैं गेंट सेल। इसके अलावा लिमिट साइकिल जिसको आप सीमा चक्र बोलते हैं, और मशीन मैन बोलते हैं जिसको आप मशीनक। तो ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब आपके विज्ञान में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। विज्ञान में और भी ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग होते हैं और एक प्रकार से जो कि प्रशासनिक हैं, ठीक है। लेकिन 4-4 प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 4-4 प्रश्न आपकी परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए थे, इसीलिए यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है पत्र लेखन का अभिप्राय एवं महत्व बताइए। देखिए समाज में रहते हुए व्यक्ति अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए क्या करता है, आजकल तो मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सएप चल गया है, इससे पहले एक प्रकार से अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए लोग पत्राचार का एक प्रकार से व्यवहार करते थे। एक महिला का पति जब प्रदेश में कमाने जाता था, और बेसिकली बिहार के, झारखंड के या यहाँ सब के लोग जो होते थे, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके, वहाँ से लोग कलकत्ता कमाने जाते थे। तो कलकत्ता को लेकर के बिहार में बहुत सारे गाने बने हैं। तो कलकत्ता में एक प्रकार से सैया कलकत्ता से जाते हैं, ऐसे तमाम गाने चलते थे। तो एक प्रकार से वहाँ पर जब कमाने जाते थे तो उसके लिए एक प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे, कहने का मेरे मतलब ये है कि जब पति प्रदेश में होता था तो कैसे बातचीत करते थे, पत्र लिखते थे यहाँ से स्त्रियाँ, और 4-6 दिन में 10 दिन में जब जाग रहता था तो पहुँचता था, उसके बाद में फिर 10-12 दिन में वापस चिट्ठी आती थी, तब जा करके विचारों का आदान प्रदान हो पाता था। आजकल क्या थोड़ा सा और जल्दी हो गया है, आजकल तो मोबाइल फ़ोन है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, ईमेल वगैरह है, जिसके माध्यम से आप बहुत जल्दी सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो समाज में रहते हुए व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए पत्रों का आश्रय लेता है, इसे ही पत्राचार अथवा पत्र लेखन कहा जाता है। आइए थोड़ा सा पत्र लेखन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि बेसिकली पत्र लेखन होता क्या है, ठीक है। चले, पत्र लेखन, देखिए पत्र लेखन की परंपरा अत्यधिक पुरातन है, बहुत पहले से है, बहुत प्राचीन है। मनुष्य के पढ़ने लिखने के साथ ही साथ पत्र लेखन का भी शुभारंभ हुआ है। घर से दूर रहने वाले अपने सगे संबंधी, पारिवारिक जन और मित्र के संबंध में हम अत्यधिक चिंतित रहते हैं तथा पत्र डाल करके अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं।
यह सर्वविदित है, सभी को पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य, मैन इज अ सोशल एनिमल, इसको कहा था मैकाइवर और पेज ने। क्या कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य एक प्रकार से सामाजिक संबंध उसके बने होते हैं। तो उन्हीं संबंधों को एक प्रकार से अच्छे बनाने के लिए संबंध अच्छे हैं कि या एक प्रकार से नहीं अच्छे हैं, या क्या हाल चाल है, हाल चाल जानने के लिए लोग पत्र लिखते थे कि भैया हमारे पतिदेव कैसे हैं, हमारे मित्र कैसे हैं, हमारे बापा कैसे हैं, परदेश में कमाई गए, तो इसके लिए पत्र लिखत रहे लोग। ठीक है, तो पत्राचार बहुत पुरान है। समाज में उसके अनेक प्रकार के संबंध होते हैं पत्राचार के, व उसके अपने जीवन में भी अनेक प्रकार की स्थितियां बनती बिगड़ती रहती है। समय समय पर अनेक प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में पत्र के माध्यम से व्यक्ति दूर स्थित अपने सगी संबंधियों को, अपने परिचितों को इससे संपर्क स्थापित करता है। जैसे आजकल आप लोग जब शादी ब्याह ठानते हैं तो उसमें क्या छपवाते हैं, कार्ड छपवाते हैं। तो कार्ड भी एक पत्राचार का ही माध्यम है। वो व्यक्तिगत पत्राचार है, बस इतना समझ लो कि वो व्यक्तिगत पत्राचार है। उसमें आप लिखते हो और एक प्रकार से वो जाता है। उसमें भी कार्ड लिखने का भी एक तरीका होता है। तो वो तरीका, हर एक चीज़ पत्राचार में लिखने का, हर पत्राचार लिखने का अलग अलग तरीका होता है। तो आप लोगों ने जानते होंगे कि शादी में कार्ड लेकर के आप सभी अपने रिश्तेदार, अपने नात बात और जितने भी भाई भैवादी, पटीदार, रिश्तेदार, गांव गिराव सबको भेजते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति दूर स्थित अपने सभी परिचितों के संपर्क स्थापित करते हुए समस्त सूचनाएं प्रदान कर सकता है। पत्र का संबंध समाज के सभी वर्गों से होता है। अतः पत्र संपर्क स्थापित करने का सर्वाधिक उपयोगी, सुलभ और सुंदर माध्यम होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आज भले ही ना हो, लेकिन प्राचीन काल में पत्राचार के माध्यम से ही विचारों का आदान प्रदान यानी संचार कौशल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, आवेदन पत्र किसे कहते हैं। आवेदन शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि अपने से किसी बड़े अधिकारी को ही आप आवेदन करेंगे। ठीक है, आवेदन आप किससे करेंगे, जो आपसे बड़ा अधिकारी होगा या आपसे बड़े पद पर होगा। ठीक है, तो आवेदन से इस बात की हमको पुष्टि हो जाती है। ठीक है, यानी आवेदन पत्र जो है अपने से बड़े अधिकारी को लिखा जाने वाला पत्र होता है, उसी को आवेदन पत्र कहते हैं। आवेदन पत्र में अपनी स्थिति से अधिकारी को अवगत कराते हुए अपेक्षित सहायता या छुट्टी की प्रार्थना करी जाती है। तो आवेदन पत्र वो होता है, जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप जब छुट्टी मांगने का पत्र लिखते हैं तो एक प्रकार से वो प्रार्थना पत्र होता है। लेकिन अगर एक टीचर अपनी छुट्टी के लिए प्रिंसिपल को पत्र लिखता है तो वो एक प्रकार से आवेदन पत्र हो जाएगा। ठीक है, या कोई जो है नौकरी कर रहा है और अपने बॉस को पत्र लिखता है कि साहब हमको 4 दिन की छुट्टी चाहिए, हमारे घर पर हमारे पापा बीमार हैं, तो क्या होगा, तो वो एक प्रकार से आवेदन पत्र लिखेगा। ठीक है, और लेकिन अगर कोई छात्र छुट्टी मांगेगा टीचर से तो क्या लिखेगा, वो प्रार्थना पत्र लिखेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। प्रार्थना पत्र को भी एक आवेदन पत्र की श्रेणी में ही रखते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। आवेदन पत्र के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि आवेदन पत्र लिखते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आवेदन पत्र लिखते समय हमको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात ये कि आवेदन पत्र सरल होना चाहिए। ठीक है, कम शब्दों में आपको लिखना चाहिए, ताकि जब आप बड़े अधिकारी को लिखते हैं, किसी बड़े व्यक्ति को पत्र लिखते हैं, तो वो उसके पास चूँकि समय कम होता है, इसीलिए समय अभाव में आप कम से कम शब्दों में लिखिए और सरल शब्दों में इसलिए पत्राचार लिखना चाहिए, जिससे क्या हो, सामने वाले को समझ में आ जाए सारी बातें, उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े आपकी भावनाओं को समझने के लिए। दूसरी बात, आवेदन पत्र में विषय लिखना बहुत ज़रूरी होता है, यानी किस विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। विषय ना लिखने से छोटी सी समस्या उत्पन्न हो जाती है, लेकिन विषय लिखा होने से पढ़ने वाले को पहले ही समझ में आ जाता है कि आवेदन पत्र है वो किस संदर्भ में है और आवेदक हमसे क्या चाह रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तीसरी बात, आवेदन पत्र की भाषा औपचारिक होती है। इसमें केवल आप अपने कार्य से संबंधित बातें ही लिख पाते हैं और यही होना चाहिए। अनर्गल बातें आप जो है आवेदन पत्र में नहीं लिख सकते हैं। कोई मुहावरा, कोई लोकोक्ति, कोई अलंकार, इन सभी का प्रयोग तो बिल्कुल वर्जित ही है, लेकिन अपनी और भी बातें जो आप सोच रहे हैं, अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें आप सोच रहे हैं इजहार कर दें इसी में, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बस केवल उतनी ही बातें लिखनी जितना एक प्रकार से आपको अधिकारी तक पहुँचानी है। अनर्गल बातें इसमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होती है। आगे देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको थर्ड सेमेस्टर में और अच्छी तैयारी करनी है, आपको करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, हर एक सेमेस्टर की यहाँ पर तैयारी होगी। और थर्ड सेमेस्टर में जो को करिकुलर कोर्स होगा आपका, यानी कि जिसमें आपको पढ़ना क्या है, को करिकुलर कोर्स में आपको क्या पढ़ना है भैया, आपको ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में आपको को करिकुलर कोर्स में पढ़ना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपको उसकी संबंधित जानकारी मिलेगी।
ये आपका ही चैनल है, मैंने बनाया है इसको, ठीक है, ताकि आपकी बेहतर तैयारी करवाई जा सके। अगला प्रश्न, महाविद्यालय से छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। तो उत्तर क्या है, देखें। अब इसमें एक आपको क्या करना है, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महाविद्यालय से आपको छुट्टी लेनी है, आप कॉलेज की छात्रा हैं या छात्र हैं और आपको छुट्टी लेनी है अपने विद्यालय से, तो कैसे पत्र लिखेंगी। ये पत्र का कुछ एक प्रकार से ब्यौरा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर पत्र लिखते समय आपको क्या करना है, यहाँ पर सेवा में लिखना है। सबसे पहली बात, पत्राचार जब भी आप लिखें, छुट्टी मांगनी है प्रिंसिपल से, महाविद्यालय के प्रोफेसर से छुट्टी मांगनी है, तो सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय या एक प्रकार से प्राचार्य महोदय, या जो भी प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर के नाम लिख सकते हैं, या प्राचार्य महोदय, या एक प्रकार से जो भी जिससे छुट्टी आपको लेनी है उसका नाम, उसका नाम लिखेंगे, मतलब प्राचार्य महोदय लिखेंगे। उसके बाद में महाविद्यालय का नाम, जिस महाविद्यालय में आप पढ़ती हैं या पढ़ते हैं उसका नाम, महाविद्यालय कहाँ पर है यानी उसका पता वो लिखेंगे नीचे। और इसके ये लाइन जो है सेवा में, यहाँ पर कामा लगेगा और यहाँ से ये में वाला नीचे यहाँ से एकदम बराबर होना चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में ये हो गया आपका महाविद्यालय का पता वगैरह, तो ये एक पैरा हो गया। और इसके बाद में फिर विषय लिखेंगे, इसी के सामने थोड़ा सा आगे करके विषय लिखेंगे। विषय में आपको क्या, यानी किस विषय से संबंधित आप जो है छुट्टी मांगना चाह रहे हैं। तो आपके मान लेते हैं 2 दिन की आपको छुट्टी चाहिए, तो 2 दिन के अवकाश हेतु ये आपने क्या लिख दिया, उद्देश्य लिख दिया, अपना विषय लिख दिया। तुरंत आपका जो है जो अधिकारी होगा ये इसी को पढ़ेगा और एक प्रकार से अगर उसका मन कहेगा तो नीचे पढ़ेगा कि भाई किन कारणों से इनको छुट्टी चाहिए, ठीक है, वो पढ़ेगा। अगर कारण उसको नहीं चाहिए कि भाई चलो समय है छुट्टी दे देनी चाहिए, तो तुरंत छुट्टी दे देगा वो, ठीक है। ये विषय लिखने से क्या होता है, समय की बचत आपकी भी होती है और उसकी तो होती है। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर लिखेंगे भैया क्या, उसके बाद में आप लिखेंगे क्या, महोदय। महोदय, देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बाबू, आप लिखेंगे कि महोदय। अब महोदय के नीचे तुरंत जो है ये कामा लगाएंगे। ये कामा वगैरह लगाना बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें उसके बाद में क्या लिखेंगे, सविनय नम्र निवेदन है या सविनय विनम्र निवेदन है, ठीक है, या सविनय निवेदन है, नम्र निवेदन लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। सविनय निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय का कक्षा, मान लेते हैं आप बीए में पढ़ते हैं तो बीए सेकंड सेमेस्टर का क्या हूँ, छात्र हूँ या छात्रा हूँ, जो भी है आप लिख सकते हैं। मैं कल शाम से बीमार हो गया हूँ। अब बीमार, जो भी आप बीमार हैं और जिस बीमारी से आप बीमार हैं उसका विवरण लिखें। जैसे आपको बुखार है, आपका पेट दर्द कर रहा है, ठीक है, या आपको कोई भी बीमारी है, आप अपनी बीमारी मेंशन कर दें, ठीक है। और हूँ मैं इस बीमार से बीमारी, मतलब कि इस रोग से ग्रसित हूँ, कल शाम से मुझे चिकित्सक ने 2 दिन के लिए आराम करने की सलाह दी है, ऐसा लिखें कि मैं अपने मन से नहीं जा रहा हूँ, ये डॉक्टर ने कहा कि आपको 2 दिन की रेस्ट की ज़रूरत है, तो इसीलिए मुझे सर छुट्टी चाहिए। तो चूँकि डॉक्टर ने 2 दिन के लिए आराम की सलाह दी है, इसीलिए मैं महाविद्यालय में दिनांक, अब जिस दिनांक को मान लेते हैं आज तारीख है आपकी जो है आपका पेपर 13 तारीख को, तो 13 तारीख, और आपका महीना कौन सा चल रहा है इस समय, जून, आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी छठा महीना, ठीक है, 06 और 2024, ठीक है, 2024। तो दिनांक 13/6/2024 से दिनांक 15/6/2024, ठीक है, 13 से लेकर के 15 तक हमको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अब ये एक प्रकार से आप लिख देंगे पत्र, और किसी के साथ, किसी के जो है हाथ से भिजवा दे या खुद अपने हाथ से लेकर के चले जा सकते हैं। तक उपस्थित नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी, अगर लड़का है तो पाऊंगा, लड़की है तो पाऊंगी। उसके लिखने के बाद में फुल स्टॉप, तो ये आपका हो गया क्या भाई, ये आपने उससे प्रार्थना करी। इसके बाद में आपके नीचे लिखेंगे इसी के लाइन से सीधे सामने, अतः प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन के लिए अवकाश देने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। और उसके बाद में जब इतना हो जाए तो ये आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके आगे आपको लिखना है सा धन्यवाद। सा धन्यवाद के नीचे आपको डेट डाल देनी, दिनांक, जिस तारीख का आपको मान लेते हैं आपने 12 तारीख को लिखा है ये, तो आप लिखेंगे 12 तारीख को मैंने लिखा है, 12 तारीख छठा महीना 2024 में हमने लिखा है, ठीक है। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अब छात्र या छात्रा का नाम, आपका नाम मान लेते जो भी नाम है आप यहाँ पर नाम अपना मेंशन कर दें। इसके बाद में नाम मेंशन करने के बाद में आप यहाँ पर कक्षा अपना मेंशन कर देंगे, सकते हैं या सकती हैं। आपने लिख सकते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर, बीए सेकंड सेमेस्टर या बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, आप कुछ भी, जो भी आपको उचित लगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हिंदी में अगर सब कुछ लिखे तो हिंदी में ये भी लिखने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको रोल नंबर आपका पता है तो आप यहाँ पर रोल नंबर भी मेंशन कर दें, ये ज़्यादा जो है अच्छा माना जाता है किसी प्रधानाचार्य या किसी भी महाविद्यालय में छुट्टी लेने के लिए। तो ये आपका मतलब कि ये पत्राचार रहा, और खास करके कैसा पत्राचार, जो एक प्रकार सरकारी छुट्टी के लिए। तो एक प्रकार से आपसे ये पूछेगा
कि महाविद्यालय में छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, तो आवेदन पत्र इस तरीके से लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र मैंने बताया था कि लगभग एक ही सा होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकार बताएं। देखिए, केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अनेक स्तरों पर पत्राचार का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। सरकारी पत्र जो होते हैं भैया, ये अनेक प्रकार के होते हैं, जिनके प्रमुख मतलब जिनमें प्रमुख हैं। सरकारी पत्र क्या होते हैं? सरकारी पत्र, जब एक सरकारी कार्यालय से किसी दूसरे सरकारी कार्यालय को पत्र लिखा जाता है तो उस पत्र को सरकारी पत्र कहते हैं। और इस प्रकार की पत्राचार की जो भाषा होती है उसमें पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग होता है, उसमें कार्यालयी हिंदी का प्रयोग होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये होता है सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, यहीं पर मैं ये भी समझा दूं। अर्ध सरकारी पत्र का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जब कभी एक सरकारी कार्यालय है और उसी सरकारी कार्यालय के जो दो साथी हैं आपस में अगर बातचीत कर रहे हैं और पत्राचार के माध्यम से, यानी एक कार्यालय के साथी किसी दूसरे कार्यालय के साथी को जब पत्र लिखता है या अपने ही कार्यालय में किसी साथी को पत्र लिखता है तो वो एक प्रकार से अर्ध सरकारी पत्र होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर? चले, पहला सरकारी पत्र के अंतर्गत तमाम सारे पत्राचार होते हैं। पहला तो सरकारी पत्र यानी ऑफिशियल लेटर, तो ये होता ही है। दूसरा होता है अर्ध सरकारी पत्र, जो मैंने आपको बताया डेमी ऑफिशियल लेटर। तीसरा होता है परिपत्र, जिसको आप सर्कुलर कहते हैं। परिपत्र वगैरह आप देखते हैं यूनिवर्सिटीज वगैरह से आते हैं। चौथा होता है कार्यालय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर। पांचवा होता है राजपत्र यानी कि जिसको आप गजट बोलते हैं। इसके अलावा अगला आपका होता है संकल्प। अभी संकल्प पत्र को मैंने रखा है, बताऊंगा। संकल्प पत्र जिसको आप रेजोल्यूशन बोलते हैं। सातवां होता है अधिसूचना, जिसको आप नोटिफिकेशन बोलते हैं। आठवां होता है पृष्ठांकन, जिसको आप एंडोरेंस बोलते हैं, मतलब कि एंडोरेसमेंट बोलते हैं। नौवां है प्रेस विज्ञप्ति, जिसको आप प्रेस जो है कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके अलावा 10वां है द्रुत पत्र यानी जिसको एक्सप्रेस लेटर बोलते हैं। 11वां है मितव्ययी पत्र, जिसको आप जो है सेविंग ग्राम बोलते हैं। इसके अलावा 12वां है अनौपचारिक टिप्पणी, जिसको आप अनऑफिशियल जो है नोट बोलते हैं। 13वां है कार्यालय ज्ञापन, जिसको आप ऑफिस मेमोरेंडम बोलते हैं। और जिसको ज्ञापन को भी मेमोरेंडम बोलते हैं। ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन दोनों एक ही है। इसके अलावा अनुस्मारक, जिसको आप रिमेंबर बोलते हैं, रिमाइंडर। अनुस्मारक को लेकर के परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा था कि अनुस्मारक क्या है। अनुस्मारक का मतलब होता है, मान लेते हैं कि आपने कोई पत्र लिखा और उस पत्र को आपने सरकारी कार्यालय में भेजा। अब क्या हो रहा है कि सरकारी कार्यालय में उस पर देखभाल नहीं हुई है, या आपके आला अधिकारी या जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने उस पर रिसर्च नहीं किया, उसको नहीं देखा, या किन्हीं कारणों के बस में वो छूट जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से जब 10-15 दिन तक आपको एक प्रकार से उस पत्र का रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप दोबारा से याद दिलवाने के लिए कि भैया साहब, हमने एक पत्र आज के 15 दिन पहले फला तारीख को फला विषय से संबंधित पत्र मैंने आपको लिखा था, शायद आप उस समय बिजी थे, आप नहीं देख पाए, तो इसके लिए मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि दोबारा से इस पत्र पर एक प्रकार से जांच या विचार विमर्श करें। ये होता है अनुस्मारक, यानी दोबारा से याद दिलवाने का एक प्रकार से पत्र लिखना, उसको अनुस्मारक बोलते हैं। और अगला 15वां होता है प्रतिवेदन, जिसको आप रिपोर्ट बोलते हैं, प्रतिवेदन लेखन। तो इस तरीके से ये सब कार्यालयी हिंदी के ही मतलब ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब सरकारी पत्राचार के ही प्रकार है, ये सब सरकारी पत्राचार ही है, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन से 16वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अर्ध सरकारी पत्र की 2 विशेषताएं बताएं। अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताओं की बात की तो पहली विशेषता इसकी ये है कि अर्ध सरकारी पत्र में निर्धारित क्रियाविधि के पालन की जरूरत नहीं होती है कोई। इसके अलावा इसमें सर्वप्रथम शीर्ष पर अर्ध सरकारी पत्र संख्या और दिनांक लिखा जाता है शीर्ष पर। इसके अलावा तीसरी, जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना होता है जिसकी कार्रवाई में बहुत देर हो चुकी होती है और सरकारी स्मरण भेजने पर भी कोई उपयुक्त जवाब नहीं आता। मान लेते हैं आपने कोई पत्र लिखा किसी कार्यालय को और वहाँ से जवाब नहीं आया, तो फिर आपने किसी पर्टिकुलर व्यक्तित्व मतलब अनुस्मारक भी लिख दिया, ठीक है। आपने मान लेते कोई ए कार्यालय है, मैं आपको समझा दूँ, कोई ए कार्यालय है और कोई बी कार्यालय है। अब ए कार्यालय से एक पत्र लिखा गया बी कार्यालय को और उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। फिर से एक अनुस्मारक लिखा गया बी कार्यालय को, फिर से उस पर कोई रिस्पांस नहीं आया, ठीक है। ये दोनों पर कोई रिस्पांस नहीं आया। अब क्या किया जाएगा, मान लेते यहाँ पे एक निरहू नाम के एक प्रकार से व्यक्ति काम कर रहे थे। क्या? निरहू नाम के एक व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे थे ए कार्यालय में, और घुरहू नाम के व्यक्ति जो है, घुरहू नाम के व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे थे भैया किसमें, बी कार्यालय में। तो निरहू और घुरहू के बीच में मित्रता थी। अब जब क्या हुआ कि कार्यालय से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है एक कार्यालय के पत्र का बी कार्यालय से, तो निरहू मान लेते हैं, सोचें अच्छा तो घुरहुआ तो फलाने कार्यालय में काम करता रहा, तो चलो घुरहू एक पत्र लिख दी।
तो अब निरहू का करें, निरहू एक ठो पत्र लिखें क्या करे लिए, घुरहू के नाव से कि घुरहू हम आपका ये पत्र लिखित है और मन मन ये चीज सिस्टम हमें देख लियो कि ये काम कैसे करे है, पूरा चीज में जितना ब्यौरा है वो पत्र में लिख के घुरहू के नाव से भेज दीन। अब वो घुरहू के लगे पत्र गवा और घुरहू है पत्र का पढ़ीन, तो घुरहू और निरहू के बीच में जब पत्राचार हुए, घुरहू निरहू कार्यालय एक प्रकार कार्यालय है, सरकारी कार्यालय, कर्मचारी हुए दोनों ने, अधिकारी कर्मचारी कुछ भी हो सकते हैं। तो जब ये दोनों ने आधिकारिक बात कर लो अधिकारी, तो निरहू घुरहू के बीच में जब पत्राचार हुए तो का हुए, अर्ध सरकारी पत्र हुए। कौन पत्र हुए भैया, अर्ध सरकारी पत्र। लेकिन अगर जो है निरहू के कार्यालय, निरहू का ऑफिस और घुरहू का ऑफिस टकराए तो सरकारी पत्र हुए, समझो। तो अब सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र ना भूलबो, और एग्जाम में कम से कम आपके यहाँ से 10 नंबर तैयार हो जाए, ये बात ध्यान रखे रहे हो, ठीक है, बस ध्यान रखे रहे हो। आप कुछ बतावे तो जरूरत नहीं है अमन। तो जब क्या होता है, जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना होता है जिसकी कार्रवाई में बहुत देर हो चुकी होती है, सरकारी स्मरण भेजने पर भी कोई उपयुक्त जवाब नहीं मिलता है, तो भेजने वाले पत्रादि अर्ध सरकारी पत्रों के ढंग के हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर निरहू घुरहू वाला सिस्टम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे बढ़कर भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। आप थोड़ा सा हम बताएं आपको कि भाई प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है। प्रश्न आपसे प्रेस विज्ञप्ति को लेकर के बहुत पूछा जाता है कि सर जी बताए प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में भी आपका आया हुआ है, तो प्रेस विज्ञप्ति का उदाहरण भी समझाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। देखिए प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं और इसका एक उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। ये दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सरकारी कार्य मतलब सरकारी कार्यप्रणाली में प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट जिसको आप कहते हैं, उसकी विशेष भूमिका रहती है। केंद्रीय सरकार के निर्णयों को, आदेशों को, जो मान लेते मोदी सरकार का कोई निर्णय आया, कोई आदेश आया, कोई प्रस्ताव हुआ, कोई नीति बनाई उन्होंने, तो उन सभी को सार्वजनिक तौर पर प्रसारित करना और प्रचारित करने की उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रेस विज्ञप्ति या प्रयोग किया जाता है। इसको आप प्रेस एक प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल तो होने लगी है, नहीं तो पहले एक नोटिस जारी करी जाती थी तमाम प्रकार के समाचार पत्रों में, और आज भी जारी करी जाती है, तो ये प्रेस विज्ञप्ति होती है, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो जब कोई मतलब मोदी जी को कोई निर्णय लेना हुआ, कोई आदेश जारी हुआ, कोई प्रस्ताव, कोई नीति आई, तो एक प्रकार से ये एक प्रकार से प्रेस विज्ञप्ति में आती है, ठीक है। प्रचारित करने के उद्देश्य से पूर्ति के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रमुख समाचार पत्रों में ज्यों की त्यों यथास्थिति प्रकाशित किया जाता है, यानी कि जो वहाँ से सरकारी कार्यालय से लिख करके आ गया वही प्रकाशित होगा। उसमें समाचार पत्र वाले अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखने के अधिकारी होते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते, एक भी शब्द वो बढ़ा नहीं सकते। जो सरकार की तरफ से निर्णय आया है उस निर्णय को सीधा सीधा छाप देना ही एक प्रकार से प्रेस विज्ञप्ति होता है, क्योंकि उसका स्वरूप अत्यधिक औपचारिक होता है। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में समाचार पत्र की ओर से कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, और ना ही उसमें फेरबदल करने की अनुमति समाचार जो संपादक होते हैं उनकी होती है। अन्य प्रेस नोट को पत्रकार वैसे संक्षिप्त या छोटा बढ़ा करके कर सकता है, लेकिन इस पत्र को प्रेस विज्ञप्ति को तनिक भी कुछ इधर उधर नहीं कर सकता है, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति चूंकि सूचनात्मक होती है, एक सूचना संबंधित होती है इसकी, अतः इसमें संशोधन या संबोधन अथवा अधोलेख आदि औपचारिक बातें नहीं होती, यानी इसमें संबोधन किसी कोई अधोलोक ये सब औपचारिक बातें नहीं होती हैं। इसकी भाषा सरल होती है ताकि जनता को जान मिले, सुबोध होती है, सभी को जानने योग्य होती है, अपेक्षा मतलब सुबोध होने की अपेक्षा रहती है। प्रेस विज्ञप्ति में उसे जारी करने वाले सक्षम पदाधिकारी द्वारा यह स्पष्ट आदेश भी दिया जाता है कि उसे विशिष्ट तारीख या अवधि में ही प्रकाशित किया जाए, कि भाई कब उसको प्रकाशित करवाना है, ये प्रेस विज्ञप्ति में एक प्रकार से पहले से निर्धारित होता है। आइए प्रेस विज्ञप्ति के एक प्रकार से उदाहरण को समझ लेते हैं कि आखिरकार प्रेस विज्ञप्ति होती क्या है। तो आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति का उदाहरण, ऐसे प्रेस विज्ञप्ति लिखी जाती है। देखिए प्रेस विज्ञप्ति उदाहरण नंबर 1, आप देख लें इसको। देखिए मान लेते हैं शुक्रवार को आपको पत्र लिखना 2022 या 2024 कर ले यहाँ पर, ठीक है। चले 22 को ही कर दे, कोई भी डेट डाल दें, कोई डेट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर शुक्रवार मान लेते शुक्रवार को आपको देखनी है, शुक्रवार को मान लेते 15 जुलाई शुक्रवार पड़ता है, 15 जुलाई 2022, ठीक है। 2022 ही रहने दें। शुक्रवार 15 जुलाई 2022 को सायंकाल 6 बजे से पूर्व प्रकाशित व प्रचारित की जाए, ये समाचार पत्रों को बताया जाता है। यहाँ पर सबसे पहली बात प्रेस क्या लिखा रहेगा, टाइम लिखा रहेगा, डेट लिखी रहेगी, और दिन सब कुछ मेंशन होगा पूरा का पूरा कि भाई कितने बजे प्रकाशित करनी है और कब प्रकाशित करनी है, ये पहले से तय होता है। इसके लिए प्रेस विज्ञप्ति नीचे क्या प्रकाशित करवाना है, विषय क्या रहेगा, विषय ऊपर लिखा होता है। भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंध को लेकर के मान लेते हैं भारत सरकार ने कुछ चीज़ें एक प्रकार से प्रकाशित करवानी है ताकि देश विदेश के लोग इसको जानें, तो एक प्रकार से ये विषय आपको लिख दिया जाएगा ऊपर।
इसके नीचे क्या होगा, क्या लिखा जाएगा, पूरी जानकारी कि भारत सरकार और इजराइल की सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि दोनों में दूतावास के स्तर पर कूटनीतिक संबंध स्थापित किए जाएंगे। उन्हें विश्वास है कि इससे दोनों देशों के पहले से विद्यमान मैत्रीपूर्ण संबंधों में और सुदृढ़ता आएगी और मैत्रीपूर्ण संबंध आगे बढ़ेंगे। मुख्य सूचना अधिकारी नई दिल्ली के पास विज्ञप्ति जारी करने तथा इसे विस्तृत करने से प्रसारित करने के लिए प्रेषित। तो एक प्रकार से मान लेते हैं कि इसको मुख्य सूचना अधिकारी के पास नई दिल्ली भेजनी है या मुंबई वाले के पास भेजनी, जिससे जारी करवाना हो उसके संदर्भ में लिख देते हैं। और नई दिल्ली यानी जहाँ पर भेजना होता है नई दिल्ली 3 जुलाई 2022, ठीक है। यहाँ पर 3 जुलाई को मान लेते भेजा गया, 15 जुलाई को प्रेषित करना था तो 3 जुलाई को ही भेज देंगे या 4 जुलाई को भेज देंगे कि भाई 15 जुलाई को आपको प्रेषित करना है सायं 6 बजे, ठीक है। और यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिया जाएगा, जैसे जिसने भी भेजा है, जो भी सरकारी कामकाज के लोग होंगे, प्रशांत कुमार संयुक्त सचिव भारत सरकार या फिर जो भी होंगे उनके नाम से आप यहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इन चीज़ों को। आगे देखते हैं, ये प्रेस विज्ञप्ति है। अगला क्वेश्चन से 26 नंबर आप देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चले, प्रश्न है 26 नंबर, संकल्प तथा मतलब संकल्प का सरकारी प्रयोग के लिए किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? संकल्प क्या है? तो उत्तर, संकल्प केवल सरकार की ओर से जारी किया जाता है। इसका प्रयोग सरकारी उपयोग के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहली बात, नीति संबंधी महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों की घोषणा करने के लिए संकल्प पत्र लिखा जाता है। दूसरी बात, सरकारी नीतियों की सार्वजनिक उद्घोषणा करने के लिए संकल्प पत्र लिखा जाता है। तीसरी बात, जब कोई केंद्रीय सरकार को जांच समितियों अथवा जांच आयोगों के विशिष्ट प्रतिवेदन या निर्णय आदि की घोषणा करनी होती है तो भी संकल्प पत्र लिखा जाता है। इसके अलावा जब केंद्रीय सरकार विशिष्ट जांच आयोगों या जांच समितियों की नियुक्ति की सार्वजनिक घोषणा करना चाहे तब भी संकल्प पत्र आता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। संकल्प पत्र की बात की जाए तो संकल्प को भी अधिसूचनाओं की तरह भारत सरकार के राजपत्र यानी इंडिया गजट में प्रकाशित किया जाता है। इसके पृष्ठांकन में सरकार के द्वारा दिया गया आदेश होता है। इसका प्रकाशन भारतीय राजपत्र में ही किया जाए। संकल्प की भाषा विषय वस्तु के अनुरूप ही होनी चाहिए और शेष बातें सामान्यतः सरकारी अधिसूचना के समान ही इसमें लिखी जाती हैं और होती हैं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, संकल्प का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। संकल्प का एक उदाहरण क्या है? संकल्प देखिए कैसे लिखा जाता है। संकल्प देखिए, संकल्प लिखने का तरीका मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। संकल्प का उदाहरण यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, संकल्प का उदाहरण भारत सरकार गृह विभाग मान लेते हैं, यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर आप क्रमांक डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्रम संख्या कौन सी है गृह विभाग की, मतलब कि वो जो पत्र की क्रमांक क्या है, और यहाँ पर आपका दिनांक डालेंगे, जो भी दिनांक होगा दिनांक आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो दिनांक में पूरा आप डालेंगे, महीना, तारीख और सन सब डालेंगे। और यहाँ पर प्रस्ताव क्या, आपका प्रस्ताव क्या है ये यहाँ पर लिखेंगे और डैश लगा करके आप नीचे से इसके जस्ट नीचे से लिखेंगे कि विगत कई वर्षों से भारत सरकार सांप्रदायिक स्थानों जिन्हें सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त होता रहा है उसके अनुदान बंद होने या बंद करने के संबंध में विचार कर रही थी। सरकार ने अब समस्त सांप्रदायिक संस्थाओं को अनुदान न देने का निर्णय कर लिया है। ये एक प्रकार से यहाँ पर इतना लिखा जाएगा। अब ये प्रस्ताव है, प्रस्ताव ये है। आदेश क्या जारी किया जाएगा? आदेश ये है कि समस्त सांप्रदायिक संस्थाओं को सूचित करने के लिए प्रस्ताव की प्रतिलिपि भेजने का आदेश दिया जाता है और उपयुक्त प्रस्ताव से सर्वमान्य को सूचित करने के लिए भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तो ये एक प्रकार से आदेश दिया जाता है और ये प्रस्ताव होता है। तो प्रस्ताव और आदेश ये दो एक प्रकार से संकल्प के उदाहरण होते हैं और संकल्प में ये शामिल होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप जो है जो भी लिखना चाहें ABC मतलब हस्ताक्षर कर दें, जो भी आपके नाम हो, ठीक है। तो नाम लिख करके आप हस्ताक्षर कर दें, जो भी सचिव हो भारत सरकार के उनको हस्ताक्षर, या फिर जो भी एक प्रकार से सेक्रेटरी वगैरह होते हैं वही करते हैं इसमें। आगे देखेंगे, कार्यालय आदेश किसे कहते हैं? कार्यालय आदेश, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता रहता है हमेशा, ठीक है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण बताइए। देखें, कार्यालय आदेश को अंग्रेजी में ऑफिस ऑर्डर बोलते हैं, यानी किसी ऑफिस का ऑर्डर, कार्यालय का आदेश, उसी को ऑफिस ऑर्डर बोलते हैं। देखिए, सरकारी कामकाज के लिए प्रमुख संपर्क माध्यम के रूप में कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसी मंत्रालय, संबंधित विभाग, प्रभाग, अनुभाग और कार्यालय के कर्मचारियों के लिए सरकारी प्राधिकारी के द्वारा संबंधित कार्य के लिए किया जाता है। कोई सरकारी मान लेते हैं कि भाई कोई मंत्री हैं सरकार के, अब मंत्री कृषि विभाग के हैं तो कृषि विभाग से संबंधित तमाम प्रकार की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को कृषि मंत्री पत्र लिखेगा, ठीक है। तो वो होता है आपका ऑफिशियल मतलब कि ऑफिस ऑर्डर। तो कार्यालय
आदेश का उपयोग कर्मचारियों का स्थानांतरण करने के लिए, कर्मचारियों की पदोन्नति मतलब उनको एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए, पदोन्नति मतलब क्या होता है, उनके प्रमोशन के लिए, उनका एक प्रकार से स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसफ़र, उनका प्रमोशन और प्रमोशन करना, प्रमोशन रोकना, वेतन में वृद्धि करना, अवकाश मंजूर करना यानी छुट्टी वगैरह, और अधिकारी और अनुभागों के वितरण आदि के लिए भी जारी किया जाता है। तो ये सब एक प्रकार से इसके लिए जारी किया जाता है क्या, ऑफिस आर्डर जो होता है, कार्यालय आदेश, ये सब छुट्टी लेने, छुट्टी देने, स्थानांतरण, पदोन्नति यानी कि जो है प्रमोशन और इन सभी के लिए जारी किया जाता है। कार्यालय के आदेश का स्वरूप जो होता है, स्वरूप चूंकि आदेशात्मक होता है, उसका अनुपालन करना संबंधित कर्मचारी का परम कर्तव्य होता है। और ये आदेशात्मक होता है चूंकि अधिकारियों, बड़े बड़े अधिकारी के द्वारा ये एक प्रकार से जारी किया जाता है। कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन में जारी किए जाते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसमें भी संबोधन अथवा स्वनिर्देशित की औपचारिकता नहीं बरती जाती है। इसकी भाषा सरल होती है, स्पष्ट होती है और सीधी होती है। इसके अंत में दाईं ओर आदेशकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम अंकित होते हैं। तत्पश्चात पत्र के बाईं ओर यानी इस ओर क्या होता है, नीचे उन कार्यालयों का, अनुभागों का, प्रभागों का अथवा व्यक्तियों आदि के नाम लिखे जाते हैं जिन्हें संबंधित कार्यालय आदेश की प्रतिलिपियां भेजी जाती हैं, उनके नाम इधर लिखे जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब कार्यालय आदेश का एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कार्यालय आदेश कैसे लिखा जाता है, देखिए कार्यालय आदेश का उदाहरण यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ से मान लेते हैं नई दिल्ली से ये पत्र जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा। पत्र संख्या कितना है, पत्र संख्या मान लेते 3480 पत्र संख्या है, ये लिखेंगे। अब इससे पहले 3400 मतलब उससे ऊपर पत्र लिखा जा चुका है, इसके बाद में इस नंबर पर, ठीक है। दिनांक जो है 24 जुलाई 2022 मान लेते हैं, जो भी डेट हो आप डेट जो भी डालना चाहें, ठीक है। तो दिनांक यहाँ पर पड़ेगी, दिनांक उस तरफ दाहिने तरफ, और पत्र संख्या, पत्र क्रमांक जो होगी वो बाएं तरफ। इसके बाद में मध्य में बिल्कुल सेंटर में कार्यालय आदेश आपको लिखना है। अब कार्यालय आदेश क्या है कि केंद्रीय सचिवालय सेवा में द्वितीय पदक्रम यानी ग्रेड के अधिकारी के रूप में श्री अवनीश कुमार की पदवृद्धि करके, पदवृद्धि मतलब कि उनके पद में उन्नति करके, पदोन्नति करके उनका प्रमोशन किया गया है। दिनांक 15 जुलाई 2022 से वित्त मंत्रालय का उप सचिव बनाया जाता है उनको, ठीक है। तो इनको उप सचिव बनाया गया है वित्त मंत्रालय का, किसको, अवनीश कुमार को। और आगामी आदेश होने तक उनकी नियुक्ति लेखा विभाग में कर दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आदेश जारी किया जाता है और इस आदेश का पालन करना होता है। अब यहाँ पर हस्ताक्षर मान लेते जिसने दिया हो, तो मान लेते रेखा अग्रवाल, कुछ भी आप लिखें इसमें, तो जो भी आप उनका हो आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का। अब यहाँ पर आपको प्रतिलिपि में क्या लिखना है, आपको यहाँ पर प्रतिलिपि में सभी मंत्रालयों के अधिकारी और अनुभाग के नाम लिखने हैं, अनुभाग लिखना है। और दूसरी बात में श्री विलायत सिंह या अनुभाग अधिकारी जो भी आपको लिखना है, मतलब जो भी हैं उस समय उसको आप लिख देना है, ठीक है। तो ये होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, टिप्पणी का क्या उद्देश्य होता है, संक्षेप में लिखिए। देखिए टिप्पणी का उद्देश्य सर्वप्रथम उच्च अधिकारियों के कार्य को सरल और सुगम बना देता है। टिप्पणी क्या होती है, जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके काम को सरल और सुगम बनाता है, ठीक है। और जिससे वह शीघ्र निर्णय लेने में एक प्रकार से आराम हो सके। जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो कि उनके पास समय नहीं होता है, तो ये लोग जो टिप्पणकर्ता होते हैं उस पर रिसर्च करते हैं, उसके बारे में अच्छी जानकारी बटोरते हैं और उसके बाद में फिर उसको जा करके बताते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसी है। टिप्पणी में विचाराधीन विषय से संबंधित सभी तथ्यों का स्पष्ट प्रस्तुतिकरण किया जाता है। टिप्पणी लिखने से पहले संबंधित विषय को पूरी तरह से समझ करके उसकी जांच कर ली जाती है, ठीक है। त्रुटिपूर्ण तथ्य या तथ्यों को स्पष्ट करते हुए टिप्पणी लेखक को अपनी अभिव्यक्ति लिखना। दूसरी बात, संदिग्ध तथ्य को स्पष्ट करना, विषय से संबंधित किसी नियम, अधिगम, उपनियम, इन सभी का उल्लेख करना। ये सब टिप्पणी लिखते समय आपको ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा टिप्पणी लेखक की अगर बात की जाए तो टिप्पणी लेखक के द्वारा संबंधित कार्रवाई संबंधी सुझाव देना, इसके अलावा टिप्पणी को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना, किसी विशेष विकल्प को कार्यान्वयन के लिए चयन हेतु या चयन के कारण को स्पष्ट उल्लेख करना, ये सब टिप्पणी का काम होता है। टिप्पणी एक दस्तावेज होता है और टिप्पण उस दस्तावेज को लिखने की प्रक्रिया होती है। बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ पर टिप्पणकर्ता होते हैं जो कि एक प्रकार से ब्यौरा देते हैं कि भाई ये मुद्दा एक ऐसा है, इस मुद्दे पर क्या निर्णय लिया जा सकता है, ऐसे होता है टिप्पणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, नेमी टिप्पणी क्या है। नेमी टिप्पणी को क्या बोलते हैं, प्रशासनिक टिप्पणी भी कहते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पिछली बार पूछा गया था।
देखिए नियमित टिप्पणी की अगर बात की है तो प्रशासनिक टिप्पणी या नियमित टिप्पणी एक ही है। तो इन टिप्पणियों में आदेशात्मकता और सूचनापरकता की अधिकता होती है। इसमें आदेश होता है, सूचनापरकता होती है। ये 1 या 2 वाक्यों अथवा वाक्यांशों तक सीमित होती है, जैसे कि देख लिया, धन्यवाद, आदेश के लिए प्रस्तुत, स्पष्टीकरण मांगा जाए, चर्चा करें, फाइल कर दीजिए। ये सब एक प्रकार से ये नियमित टिप्पणियाँ होती हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, ये सब नियमित टिप्पणियाँ हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। टिप्पणी कितने प्रकार की होती है? तो टिप्पणी कई प्रकार की होती हैं। पहली है नियमित टिप्पणी, दूसरी है सामान्य टिप्पणी, तीसरी है अनुभागीय टिप्पणी, चौथी है संपूर्ण टिप्पणी, पांचवी है सूक्ष्म टिप्पणी और सातवीं छठवीं है औपचारिक टिप्पणी। ठीक है, ये सब टिप्पणी के प्रकार है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न आपके आ सकता है। क्लियर, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है संक्षेपण की परिभाषा दीजिए। तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा संक्षेपण की परिभाषाएं दी गई हैं। संक्षेपण मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि किसी बड़ी विषय वस्तु का सार प्रस्तुत करने को ही संक्षेपण कहते हैं, और पल्लवन उसको कहते हैं जो किसी छोटी विषय वस्तु को, किसी दोहे को, किसी सूक्ति का विस्तार जब किया जाता है तो वो एक प्रकार से पल्लवन होता है। ठीक है, विस्तार कहते हैं पल्लवन को। तो संक्षेपण और पल्लवन एक दूसरे के क्या हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं। जेबी से बर्नार्ड कहते हैं कि संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का संक्षिप्त सुनियोजित इतिवृत्त होता है। इतिवृत्त मतलब जो विस्तार से चीज़ें लिखी गई हैं उन्हीं का एक प्रकार से आधारभूत तथ्यों का संक्षिप्त एक प्रकार से विवरण होता है। ये इन्होंने बताया जेबी बर्नार्ड ने। ठीक है, दूसरे विद्वान हैं प्रोफेसर नलिन बिलोचन और प्रोफेसर केसरी कुमार जी। इन्होंने कहा कि संक्षेपीकरण को हम किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण कह सकते हैं। यानी कि कोई बड़ा ग्रंथ है तो उसका संक्षिप्त संस्करण आप कह सकते हैं, कोई बड़ी मूर्ति तो उसका छोटा अंकन कह सकते हैं, लघु अंकन कह सकते हैं, बड़े चित्र का छोटा चित्रण कह सकते हैं आप इसको, संक्षेपण को। ये किसने कहा? ये एक प्रकार से प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा और प्रोफेसर केसरी कुमार ने कहा है, नलिन बिलोचन और केसरी कुमार। ठीक है, शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव जी कहते हैं कि संक्षेपण वह रचना है या वह रचना रूप है जिसमें समास शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व जो है उपस्थित किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। तो कुल मिलाकर के संक्षेपण जो होता है वो किसी बड़ी विषय वस्तु का सार प्रस्तुत करना, किसी बड़ी चीज़ का एक प्रकार से सार तत्व प्रस्तुत करना, सारांश देना। ठीक है, वो संक्षेपण होता है। संक्षेपण के क्या लाभ होते हैं? देखिए, संक्षेपण का पहला लाभ है कि समय की बचत होती है संक्षेपण से। जो बड़े अधिकारी होते हैं चूँकि उनके पास समय नहीं होता है किसी जो है बड़ी विषय वस्तु को पढ़ने का, तो उसी बड़ी विषय वस्तु को कम से कम शब्दों में जब उनके समक्ष हो जाएगा तो वो पढ़ लेंगे और समय की बचत होगी। आज के विश्व में सबसे अधिक मूल्य समय का है तथा संक्षेपण समय की बचत करता है। मूल ग्रंथ, लेख या पत्र के स्थान पर संक्षिप्त रूप पढ़ लेना पर्याप्त है क्योंकि अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो जाती है। यदि अत्यावश्यक हो तो मूल पाठ या उसके अंश पढ़े जा सकते हैं। जैसे कि जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो आपको उपन्यास पढ़ने पड़ेंगे। अब उपन्यास बड़े होते हैं, चूँकि उपन्यास मेरे हिसाब से पहली बार आपको उपन्यास पढ़ना चाहिए क्योंकि आपके पास समय है और आपके पास सिलेबस है। लेकिन जब मैं बीएचयू में पढ़ रहा था, मैंने आपको बताऊं कि मैंने उपन्यास नहीं पढ़ा। मैं क्या करता था कि गूगल पर सर्च करके उसकी जो है एक प्रकार से कथा वस्तु अलग पढ़ लेता था, उसकी जो एक प्रकार से पात्र चरित्र होते थे उनको पढ़ लेता था और सारी चीज़ों को पढ़ करके पूरी कहानी समझ में आ जाती थी, तो पूरा जो सिनेरियो समझ में आ जाता था। लेकिन क्या होता है कि मात्र ये पढ़ने से काम नहीं चलता है। जब आप उपन्यास खुद पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा क्योंकि आपके पास समय है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास समय नहीं, चूँकि मेरे पास समय नहीं होता था, चूँकि मैं आपको पढ़ाने में व्यस्त होता था, तो जब मैं आपको पढ़ाने में व्यस्त होता था तो एक प्रकार से ऐसे में मेरे को जब समय नहीं मिलता था तो मैं क्या करता था, केवल एक संक्षेपण में मतलब सार पढ़ लेता था, छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ लेता था, सारांश पढ़ लेता था पूरा का पूरा कहानी का, कथा वस्तु का, मतलब कि कथा वस्तु पढ़ लेता था पूरे उपन्यास का और मुझे समझ में आ जाती सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहली बात समय की बचत होती है संक्षेपण से। दूसरी, पाठक वृद्धि में सहायक होता है। बड़े बड़े ग्रंथ देख करके पढ़ने के इच्छुक व्यक्ति भी घबरा जाते हैं। जैसे महाभारत, चंद्रकांता, संतति जैसे विशाल का ग्रंथों को पढ़ने का समय आज किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि विशालकाय लेकिन लोकप्रिय ग्रंथों के छात्र संस्करण, पॉकेट संस्करण, सार संक्षेप आदि प्रकाशित होने लगे हैं। और इससे क्या होता है, इन कृति ग्रंथों के इन कृतियों ग्रंथों के पाठकों की संख्या जो है वो बढ़ती आ रही, चूँकि संक्षेपण इन सभी के लिखे जा रहे हैं, तमाम प्रकार के सीरियल वगैरह बन रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा लेखन सामग्री की बचत। तीसरी बात,
आकार छोटा होने के कारण से क्या होता है, संक्षेपण लिखने में कागज कम लगता है, कलम की स्याही कम लगती है, लेखन सामग्री की भी बचत होती है इससे। चौथी बात ये कि अधिकारी अर्थात पाठक की सुविधा होती है। पाठकों के अनेक वर्ग होते हैं। साहित्य का पाठक बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने से बच जाता है तथा अधिकारी वर्ग मूल पत्र के स्थान पर छोटा सा संक्षेपण पढ़ करके अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर लेता है, अर्थात पाठक को इससे अत्यधिक सुविधा होती है, उसको बड़ी विषय वस्तु नहीं पढ़नी पड़ती और एक प्रकार सारी बातें पता भी हो जाती है, यानी मजक मजा और पुष्टि दोनों मिल जाती। ठीक है, यानी कि सांपों मर जाए लाठी ना टूटे, ई वाली हाल होती संक्षेपण में। ठीक है, इसके अलावा पांचवी बात, रख रखाव में सुविधा होती है इसमें संक्षेपण में। कार्यालयों में नित्य प्रति सैकड़ों की संख्या में पत्र जाते रहते हैं जिनकी भरमार से गट्ठर बन जाते हैं। इस स्थिति में संक्षिप्त रूप लिख करके फाइल में सुव्यवस्थित रूप से रख लिया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर तुरंत निकाल करके उसको देख लिया जाता है कि भाई फलाने फाइल में क्या बातें लिखी गई थी। संक्षेपण जो है कार्यालयों के लिए बहुत उपयोगी एक प्रकार से रहे हैं। संक्षेपण की क्या विशेषताएं हैं, आइए उसको भी जानते हैं। संक्षेपण की कई विशेषताएं हैं। देखिए, एक अच्छे और सर्वांगपूर्ण संक्षेपण की अधोलिखित विशेषताएं या गुण हैं। गुण पूछे, विशेषता पूछे, लाभ पूछे, सब कुछ आप लिखेंगे। पहली बात, संतुलित आकार होता है इसका। संक्षेपण का आकार संतुलित होना आवश्यक है। नियम के अनुसार मूल अवतरण का यह 1/3 हो सकता है। तो मूल अवतरण का कितना 1/3 होना चाहिए। यदि इस सीमा से इसका आकार बढ़ता है तो अच्छे संक्षेपण की संज्ञा उसको नहीं दी जाती है। संक्षेपण मूल अवतरण का 1/3 होना चाहिए। ठीक है, 25% लगभग, यानी कि मान लेते हैं मूल संप्रेषण आपका 100 है तो उसका 1/3 1/3 होना चाहिए। ठीक है, लगभग आपको कितना 33% जो है आप लिखें, यानी कि मान लेते हैं 100 पेज अगर आपके पास है 100 पेज, तो उसमें से आप 33 पेज जो है 100 पेज को 33 पेज में आप लिख दें। ठीक है, दूसरी बात ये कि परिपूर्णता इसमें संक्षेपण में बहुत जरूरी। परिपूर्णता संक्षेपण की दूसरी विशेषता है इसकी परिपूर्णता। अन्य शब्दों में इसमें मूल अवतरण के सभी आवश्यक तथ्यों का समावेश होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि संक्षेप करने के चक्कर में, छोटा करने के चक्कर में आप मूल अवधारणा को ही ना लिखें। यदि कोई आवश्यक तथ्य छूटता है या अनावश्यक तथ्य जोड़ दिया जाता है तो इससे संक्षेपण की संज्ञा देना उचित नहीं होता है। इसीलिए जरूरी है कि भाई कोई तथ्य छोड़ा ना जाए और कोई तथ्य जबरदस्ती ना लिखा जाए, दोनों बातें यहाँ पर ध्यान देनी होती हैं। तीसरी बात, विचारों की स्पष्टता यहाँ पर होनी बहुत जरूरी है। यानी संक्षेपण इसीलिए किया जाता है जिससे क्या हो, निहित विचार जो उसमें है किसी मुद्दे में, वो विचारों की स्पष्टता हो जाए और विचारों की स्पष्टता के कारण ही मौलिक रचना के रूप में स्वीकार्य होता है। संक्षेपण की अस्पष्टता की स्थिति में मूल रचना की अपेक्षा होगी और जो संक्षेपण के बाद अप्रासंगिक हो जाता है। यानी संक्षेपण आपको ऐसा लिखना चाहिए जो कि एक प्रकार से क्या हो, विचारों की स्पष्टता हो, यानी जो भी विचार उसमें मूल भाव में दिए गए हैं, मूल कथ्य में दिए गए हैं, वो एक प्रकार से आपके उसमें आने चाहिए। इसके अलावा चौथा जो है विशेषता ये है संक्षेपण की कि भाषा वैशिष्ट होता है इसमें। संक्षेपण विचारों का संक्षेप होता है, अतः भावात्मक तथा अलंकारिक अंशों का त्याग होना चाहिए इसमें। इसी कारण से भाषा में परिवर्तन अपरिहार्य होता है। काव्य भाषा की भावमयता आदि के लिए संक्षेपण में कोई स्थान नहीं है। यह भाषा सरल और प्रवाह से युक्त होनी चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग, सुबोध भाषा का प्रयोग, जो सभी पढ़ सके ऐसी भाषा का प्रयोग इसमें करना चाहिए। इसके अलावा पांचवा है सुबोधता। सुबोधता का मतलब क्या होता है, संक्षेपण आपका सुबोध यानी सभी को एक प्रकार समझ में आ जाए ऐसा होना चाहिए। इसलिए जटिलता, सांकेतिकता ये सब यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यानी ये सब आवश्यक तत्व, मतलब ये सब त्याग यहाँ पर आवश्यक तत्व होते हैं। जटिलता और सांकेतिकता ये सब आपको यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, मतलब सुबोधता इसमें होनी चाहिए और जटिलता और सांकेतिकता यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मूल रचना जटिल, बौद्धिक और सांकेतिक हो सकती है पर संक्षेपण में इन सबका बहिष्कार आवश्यक है, यानी कि इसमें बौद्धिक, जटिल और ये ज़्यादा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं होती है, सरल सरल शब्दों में लिखने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा सुसंबद्धता बहुत जरूरी होती है। संक्षेपण के विचारों या तथ्यों में सुसंबद्धता होनी चाहिए। इसका प्रत्येक वाक्य क्रमबद्ध होने पर ही प्रभावी होता है। जब इसको सिस्टमेटिकल वे में आप लिखेंगे, एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में लिखेंगे, तभी अच्छा माना जाएगा। इस गुण के अभाव में पाठक प्रधान और गौड़ का भेद नहीं कर पाता है। तो इसलिए जरूरी है एक संक्षेपणकर्ता को या संक्षेपक को कि वो एक प्रकार सुसंबद्धता रहे, तारतम्यता रहे उसकी बातों में, क्रमबद्ध तरीके से लाइन टू लाइन लिखें। इसके अलावा शुद्धता भाव, विचार तथा भाषा की हो सकती है। तात्पर्य यह है कि संक्षेपण में वे ही विचार या भाव उल्लिखित किए जाएंगे जो मूल रचना में विद्यमान हो। मूल रचना से भिन्न तथ्यों की योजना से संक्षेपण अशुद्ध हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जरूरी है एक प्रकार से उसमें संक्षेपण में शुद्धता का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा सभी लोग। ओके, चलें आगे देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पल्लवन की परिभाषा दीजिए। पल्लवन का मतलब क्या होता है? भाव विस्तार, यानी जब कोई छोटी विषय वस्तु दे हो और उसको आपको बड़ी विषय वस्तु में कन्वर्ट करना हो तो उसी को पल्लवन कहते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा पल्लवन की कई परिभाषा दी गई हैं। पहले विद्वान है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं कि किसी सुगठित या गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को ही पल्लवन कहते हैं। पल्लवन का दूसरा नाम भाव विस्तारण भी है। पल्लवन एक प्रकार से पल्लव शब्द से बना हुआ है। पल्लव का मतलब क्या होता है? जैसे आम के एक पत्ते को एक पत्ता कहते हैं, लेकिन जब आम के 10-12 पत्ते इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पल्लव बोलते हैं। ठीक है, तो उसी से पल्लव से बना है क्या? पल्लवन। क्लियर? तो वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं कि किसी सुगठित गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को ही पल्लवन कहते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं, दूसरे विद्वान हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पल्लवन का अर्थ होता है पल्लव उत्पन्न करना, अर्थात विषय का विस्तार करना। क्योंकि अभी तक आपने संक्षेपण पढ़ा, संक्षेपण में क्या होता था कि किसी बड़ी विषय वस्तु को आप छोटा करके लिखते थे, लेकिन विस्तारण में क्या होगा, पल्लवन में क्या होगा, कोई छोटी विषय वस्तु की कोई सूक्ति हुई, कोई मुहावरा होगा, उसको आप बड़े पैमाने पर लिखेंगे, उसको समझा करके लिखेंगे। ठीक है, बशर्ते बात वही हो। टी.एम. इमाम कहते हैं कि विस्तारण किसी भाव से विस्तार या परिवर्धन की क्रिया है। यह विचार निरूपण की प्रक्रिया है। यह एक प्रसरणशील विचार विमर्श है जो किसी विषय के उन सभी विवरणों पर जो है विस्तार पाता है जो व्याख्याओं, उदाहरणों और प्रमाणों के द्वारा पुष्ट होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर राम प्रकाश या डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्त कहते हैं, ठीक है, कि पल्लवन एक प्रकार की सृजनात्मक गद्य रचना है। इसमें किसी सूत्र, उक्ति, विषय या विचार बिंदु का कल्पना के सहारे मौलिक, उक्ति, वैचित्रपूर्ण, उन्मुख, सारगर्भित विस्तार, प्रवाहमयी सहज भाषा शैली में उसका जो है लिखा जाता है। तो ये होता है आपका भाव पल्लवन। ठीक है, भाव पल्लवन ये होता है। आदर्श पल्लवन के कुछ गुण होते हैं, उसके बारे में आप बताएं। पहला गुण, आदर्श पल्लवन की विशेषता या गुण। एक सफल और आदर्श पल्लवन कर्ता अथवा जो विस्तारक होता है उसके निम्नलिखित गुण होते हैं। पहली बात, जो प्रसारक मतलब कि जो प्रसारक करता हो, जो विस्तार से लिखने वाला हो, उसका उस पर गहन अध्ययन होना चाहिए। पल्लवन का अध्ययन गहन होना चाहिए। उसे ज्ञान विज्ञान के विविध विषयों का अध्ययन होना चाहिए। पल्लवन के लिए उसके सामने विविध विषय आते रहते हैं, अतः उनका सफल पल्लवन तभी वह कर पाएगा जब उसे संबंधित विषयों का पर्याप्त ज्ञान होगा। इस प्रकार के ज्ञान अर्जन के लिए विविध पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन लगातार उस व्यक्ति को करना चाहिए जो पल्लवन करता है या विस्तारक की भूमिका निभाता है। दूसरी विशेषता एक पल्लवन करने वाले व्यक्ति की होती है या एक विस्तारक की होती है कि सूक्ष्म निरीक्षण करे हर एक चीज़ का। एक योग्य पल्लवन के लिए सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि का होना बहुत जरूरी होता है। इस दृष्टि से संयुक्त होकर के वह पल्लवन के लिए दिए गए विषय के मूल भाव को भली प्रकार से समझ पाएगा जब वो सूक्ष्म निरीक्षण कर पाएगा। तो एक बार छोटी से छोटी विषय वस्तु को वो जब एकदम से डीपली जाकर के, गहराई में जाकर के अध्ययन करेगा तो उसके मूल भाव को और उसके चीज़ों के बारे में जान पाएगा और उसके बाद में फिर उसको विस्तार से लिख पाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये भली प्रकार समझा जा सकता है। मूल भाव को हृदयंगम करके ही वह विषय अनुसार पल्लवन का लेखन कर पाएगा। जब उसको पूरी मूलभूत जानकारी होगी तभी वो उसको विस्तार से लिखने में सक्षम होगा। तीसरी बात है, तर्क शक्ति उसके पास बहुत अधिक होनी चाहिए। पल्लवन को तर्क शक्ति से भी युक्त होना चाहिए, पल्लवक को। ठीक है, जो पल्लवन करता है यह तर्क के द्वारा विषय संबंध विचारों का चयन कर सकता है। वह तर्क के द्वारा ही विषय के मूल भाव का विस्तार कर सकता है, उसमें क्रमबद्धता ला सकता है तर्क के द्वारा। पल्लवन इसी तर्क शक्ति के द्वारा विषय के अनुकूल विचारों का एक प्रकार से धीरे धीरे यानी सने सने पल्लवन करता है। तो इस तरीके से तर्क जो है इसमें बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा चौथी बात, विवेचना शक्ति जो है एक पल्लवनकर्ता के पास होनी चाहिए। क्या? विवेचना शक्ति बहुत जरूरी है। एक विवेचक किसी विषय की विवेचनात्मक व्याख्या करते समय उसे विभिन्न उदाहरणों, विभिन्न दृष्टांतों इनके द्वारा पुष्ट करता रहता है। ठीक उसी प्रकार से एक योग्य पल्लवक जो होता है मूल भाव का पल्लवन करते समय उसे विभिन्न उदाहरणों, विभिन्न दृष्टांतों और प्रमाणों के द्वारा पुष्ट करता चलता है। इसके लिए उसमें विवेचनात्मक शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लेते हैं मैं पढ़ाता हूँ तो मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ जो एक प्रकार से, तो मैं जो चीज़ें कठिन आ रही हैं उनको मैं समझा रहा हूँ। तो ये एक प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, यही होता है आपका विवेचनात्मक शक्ति। ठीक है, कि कोई चीज़ कठिन शब्द वाली आ गई तो उसको आपने सरल तरीके से बता दिया। अगला क्वेश्चन है और उसको थोड़ा सा विस्तार से करने का प्रयास। पांचवा है बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता का होना बहुत जरूरी है। आदर्श पल्लवक को बौद्धिक क्षमता से भी युक्त होना चाहिए।
बुद्धि प्रायः जन्म से ही सभी के पास होती है, इसे अध्ययन अभ्यास के द्वारा प्रखर बनाया जाता है। बुद्धि को, बुद्धि सभी के पास होती है, लेकिन इसका जितना प्रयोग करोगे उतना ही प्रखर एक प्रकार से आप होंगे। किसी सूक्ति की विस्तृत व्याख्या करने के लिए बौद्धिक क्षमता का होना बहुत अनिवार्य, बहुत जरूरी होता है। और छठी बात है निरपेक्षता। पल्लवक की दृष्टि निरपेक्ष होनी चाहिए, उसे तटस्थ भाव से अपने विषय का पल्लवन करना चाहिए, उसे किसी विशेष विचार, दृष्टिकोण या भाव आदि से प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए, उसको तटस्थ होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए, किसी के तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, वो निष्पक्ष भाव से सारी चीज़ें करनी चाहिए। निरपेक्ष भाव से किया गया पल्लवन ही आदर्श पल्लवन कहलाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सातवां है भाषा सामर्थ्य। भाषा सामर्थ्य की अगर बात करें तो भाषा सामर्थ्य जो होता है मेरे भाई, भाषा सामर्थ्य की अगर बात की जाए, पल्लवन में प्रयुक्त एक एक शब्द का भी विशेष महत्व होता है। एक आदर्श पल्लवन की संरचना में शब्द चयन का विशेष महत्व होता है। यह शब्द चयन वही पल्लवक कर सकता है जिसका भाषा पर अधिकार होता है और भाषा को विषय के अनुकूल होना चाहिए। जैसा विषय है उसी के अनुकूल भाषा का प्रयोग हो, उसके विव्यंजना शक्ति प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा तभी हो पाएगा जब पल्लवन का लेखक जो है वो भाषा पर पूर्ण ज्ञान हो, तो यानी भाषा सामर्थ्य उसके अंदर होनी चाहिए। भाषा का जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक एक पल्लवन कर्ता जो है अच्छे तरीके से अपने विचारों का उद्वेलन नहीं कर पाएगा, उसको नहीं लिख पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए कंप्यूटर के क्षेत्र में संभावनाएं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए, हिंदी भाषा के लिए कंप्यूटर के क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं। पहली संभावना ये है कि कंप्यूटर पर शीघ्र ही बहुभाषिक शब्दकोश उपलब्ध होंगे। बहुभाषिक शब्दकोश जैसे डिक्शनरी आजकल जो है कंप्यूटर पर या गूगल पर आप देखेंगे तो सारे के सारे विषय के शब्दावली सभी का ट्रांसलेटर आप कर सकते हैं, सभी भाषाओं का, जिनमें से किसी भी भाषा में इच्छा के अनुसार शब्द का अर्थ आप मालूम कर सकते हैं। ऐसे बृहदाकार कोश को मुद्रण द्वारा तैयार किया करना और उससे शब्द देखना कठिन कार्य होगा। तकनीकी तथा परिभाषिक शब्दावली आयोग ने कंप्यूटर के लिए परिभाषिक शब्दकोश का प्रारूप तैयार कर लिया है और आगे चल करके ये एक प्रकार से आगे बढ़ेगा, अब तो लगभग आ ही चुका है। इसके अलावा दूसरी बात, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के द्वारा कक्ष मुद्रण की चर्चा की जा सकती है। इससे लोग अपने घरों में भी मुद्रण का कार्य कर सकेंगे और संपादन का कार्य भी अपने घर से बैठ करके व्यक्ति कर पाएगा आने वाले समय में। इसके अलावा कंप्यूटर की सहायता से ही अनुवाद कार्य संपन्न किया जा सकेगा और आजकल हो ही रहा है कंप्यूटर के माध्यम से। तो इस तरीके से कंप्यूटर का एक प्रकार से हर एक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है वर्तमान में। इसके अलावा चौथी बात, भाषा के शोध में कंप्यूटर उपयोगी सिद्ध होगी, आने वाले समय में बिल्कुल हो ही रही है। इसके अलावा कंप्यूटर को यदि किसी नेटवर्क से जोड़ा जाए तो लोग घर में बैठे हुए पूरे विश्वकोश निर्देशिका यानी कि जो एक प्रकार से जो क्या बोलते हैं ब्रिटानिका या एक प्रकार से एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसका एक प्रकार से सूचना प्राप्त कर पाएंगे। टेलीविज़न पर आप बैठ करके दुनिया भर की चीज़ों को देख पाएंगे, पर्दे पर आप कोई चीज़ देख पाएंगे, आवश्यकता के अनुसार वांछित सामग्री को मुद्रित प्राप्ति घर में बना सकेंगे, यानी कि कोई चीज़ पीडीएफ के माध्यम से आप कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो ये सब एक प्रकार से कंप्यूटर के आने से ही संभव हो पाया है। तो कंप्यूटर का प्रयोग एक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में और हर एक क्षेत्र में बहुत उपयोगी इस समय सिद्ध हो रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। छठा पॉइंट है, कंप्यूटर की सहायता से लोगों को शिक्षित किया जा सकेगा। इसके अलावा लिखित पाठ को उच्चारित के रूप में, लिखित पाठ को उच्चारित रूप में बदलना, उच्चारण का कंप्यूटर के द्वारा लेखन करना, ये सब संभव होगा। और आज आप देख रहे हैं जैसे आप बोल रहे हो वो लिख रहा है, जैसे आप लोग जो है यहाँ पर सब टाइटल देख पा रहे होंगे यूट्यूब पर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें सीसी वाला जो ऑप्शन है उसको छुएंगे तो मेरी आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ लिख करके भी सामने आपको दिखाई पड़ेगी। तो एक प्रकार से ये भी अब संभव हो पाया है। तो ये एक प्रकार से कंप्यूटर के कई प्रयोग हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये कंप्यूटर का हिंदी भाषा के लिए कंप्यूटर के क्षेत्र में कई संभावनाएं आने वाले समय में या इसी समय में हो चुकी हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इंटरनेट के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो जनसंचार में इंटरनेट एक अत्यधिक बलशाली और गतिशील संप्रेषण माध्यम है। यह बहुत सारे कंप्यूटरों का एक जाल है जो उपग्रहों यानी कि सैटेलाइट और केवल तंतु प्रणालियों लान मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और लोकल एरिया नेटवर्क और वान जो होता है वान और लैन, इसमें प्रणालियों के तथा टेलीफोन के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इसकी भूमिका बड़ी व्यापक है। आजकल इंटरनेट जो होता है अगर वो ना हो तो व्यक्ति एक प्रकार से बहुत ज़्यादा बोर हो जाए। इंटरनेट के माध्यम से आजकल आप इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं, व्हाट्सएप पर आप चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, आप जो है इंटरनेट के माध्यम से यह वीडियो देख पा रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से ही हो पाता है। इसके अलावा यह सूचनाओं का
आदान प्रदान करता है इंटरनेट। इसके द्वारा चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, शोध कार्य आदि की सूचनाएं और आंकड़े आसानी से उपलब्ध करा देता है ये, ठीक है। तो कई काम एक प्रकार से इसके द्वारा संभव हो जा रहा है। इसके अलावा विपणन में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। विपणन में भी इसका प्रयोग जो है महत्व है। वर्तमान में व्यावसायिक संगठन और पेशेवर इंटरनेट के माध्यम से विज्ञापन कराते हैं। आजकल आप देखते हैं यूट्यूब पर प्रचार वगैरह तमाम आते हैं, ऐड आते हैं, फेसबुक पर ऐड आते हैं, सभी जगहों पर आप देखते हैं ऐड आते हैं। सभी लोग अपना प्रचार प्रसार सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तीसरी बात, इंटरनेट के माध्यम से कॉमर्स का विशाल कारोबार लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा यह बैंकिंग क्षेत्र में बड़ी प्रभावी भूमिका निभा रहा है। तो आजकल एक प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया एक प्रकार से चल रही है। इंटरनेट एक प्रकार से इंटरनेट ने पूरी दुनिया बदल दी है। पिछले 10 वर्षों में आप देखते हैं इंटरनेट ने क्या 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 नहीं किया है, आप सोच नहीं पा रहे होंगे। इसके अलावा जो काम पत्राचार, पहले सरकारी काम मतलब कि सरकारी कार्यालय में पत्राचार के माध्यम से जो काम होते थे, आजकल ईमेल के माध्यम से होते हैं। ईमेल पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। ईमेल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के माध्यम से व्यक्ति अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को संदेश भेज सकता है। ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए आप किसी से भी उसी तरह पत्र व्यवहार कर सकते हैं जैसे आप फ़ोन कॉल करते हैं, लेकिन टेलीफोन से अलग ईमेल में आप संदेशों को संचारित मतलब संरक्षित करके रख भी सकते हैं और शब्द संसाधन दस्तावेज या इमेजों की तरह दूसरों को फाइलों के रूप में इसको PDF के माध्यम से भेज भी सकते हैं। इसके अलावा ईमेल तब भी भेजा जा सकता है जब प्राप्तकर्ता उस कंप्यूटर या कंप्यूटर या कंप्यूटर या पते पर मौजूद नहीं हो, या संदेश उस कंप्यूटर में तब तक रहेगा जब तक प्राप्तकर्ता यानी वह व्यक्ति जिससे संदेश भेजा गया है वो अपने कंप्यूटर से डिलीट ना करे, ठीक है। मेल बॉक्स छोड़ करके इसे देख नहीं लेता तब तक एक प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। ईमेल भेजने के लिए सही कम्युनिकेशंस सही कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर तथा मॉडेम की आवश्यकता होती है, यानी कि जैसे आजकल एंड्रॉइड फ़ोन्स है वहाँ से आप ईमेल भेजते रहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्शन भी लेना आपको पड़ता है। हिंदी में इसे ई-डॉक भी कहते हैं। किसको ई-डॉक किसको बोलते हैं? ईमेल को ई-डॉक, जो कि आज जो डाक का काम था, जो पत्राचार का काम था, वो एक प्रकार से ईमेल ने ले लिया है आज के वर्तमान युग में अगर देखें तो, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, इंटरनेट पर ब्राउजिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। इंटरनेट पर ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पर ब्राउजिंग का संक्षिप्त मतलब क्या होता है? देखिए, इंटरनेट ब्राउजिंग का मतलब होता है सर्च करना कोई चीज़। तो ब्राउजिंग में इंटरनेट संचार के लिए एक पेंटियम AMP प्रोसेसर सहित कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ सहित मॉडेम, फोन लाइन, IP, इंटरनेट अकाउंट आदि की आवश्यकता होती है। मॉडेम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। यह आंतरिक मॉडेम भी हो सकता है, बाह्य हो सकता है। इंटरनेट पर काम करने के लिए इसका प्रारंभ कराने के लिए वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र में जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर एक प्रकार नेटस्केप, नेविगेटर। वेब ब्राउज़र वह सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट प्रयोक्ता और इंटरनेट सिस्टम के मध्य काम करता है। ब्राउज़र वेब सर्वर किससे संपर्क स्थापित करके जानकारी एक प्रकार से देता है। जैसे आजकल आप गूगल पर सर्च करते हैं, सर्च इंजन है गूगल, और ब्राउज़र क्या है आपका? ब्राउज़र आपका जैसे क्रोम जो है वो ब्राउज़र है, ठीक है। तो क्रोम ब्राउज़र पर आपको कोई जानकारी लेनी होती तो आप सर्च करते हो, तुरंत वो जानकारी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सरकारी तथा गैर सरकारी चैनल में के बारे में बताएं। देखिए, सरकारी तथा गैर सरकारी चैनल में जैसे ज्ञान दर्शन, ई पाठशाला, स्वयं, ये सब आभासी कक्षाओं पर संक्षेप में बताएं। देखिए, उत्तर, सरकारी तथा गैर सरकारी चैनलों में वर्तमान संचार के युग में टेलीफोन पर अनेक चैनल उपलब्ध हैं जिन पर समाचार आता है, मनोरंजन आते हैं, भक्ति के सीरियल्स आते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए तमाम प्रकार के विषय आते हैं, ये सब प्रसारित किए जाते हैं। जिसमें ज्ञान दर्शन पहला चैनल। ज्ञान दर्शन की अगर बात की तो ज्ञान दर्शन सरकारी टेलीविज़न का राज्य स्तरीय चैनल है। यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि जिसको आप इग्नू कहते हैं, इग्नू यूनिवर्सिटी यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रसारित किया जाता है ज्ञान दर्शन। इसे 1997 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका ई पाठशाला। ई पाठशाला, ये सब प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो इसीलिए मैंने आपको बताया। ई पाठशाला क्या है? ई पाठशाला की अगर बात करें तो ई पाठशाला भारत का एक राष्ट्रीय पोर्टल है जिसका विकास भारत सरकार के विभिन्न संगठनों के द्वारा एक प्रकार से दी जा रही सेवाओं और सूचनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई पाठशाला पोर्टल एक प्रकार से बनाया गया है। और अगला है आपका स्वयं। स्वयं भी एक पोर्टल है, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यह ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है, यानी कि ऑनलाइन आप शिक्षा